बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत वंडरफुल होने वाला और ये एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस करता है। और रियल लाइफ स्टोरी जो है वो एक मेरे क्लाइंट की है और वो रिकवर किए हैं माशाल्लाह एंड ही इज़ डूइंग सो फाइन इन द लाइफ। तो मुझे लगा कि ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको इनकरेजमेंट मिल सके, आपको हौसला मिल सके कि दुनिया में कोई काम, कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप शिकस्त नहीं दे सकते या आप उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। और अपने क्लाइंट्स का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करती हूँ, वो बहुत डेयर करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने बारे में बात करना। और आज के हमारे क्लाइंट जो हैं वो तो और भी जो है वो गेस्ट कहूँगी, बल्कि क्लाइंट तो नहीं, गेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा डेयरिंग है। मैंने कहा मास्क पहन ले, ये तो ना करूँ, ये नाम तो ना लूँ, यूनिवर्सिटी का तो ना बताऊँ। ही सेड नहीं, आप सब कुछ मेरे बारे में जो है वो बताइए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। और उन्होंने मास्क भी पहनने से जो है वो इनकार कर दिया। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब एक ऐसा पॉडकास्ट है जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो कि हम सब फेस कर रहे होते हैं उनके ऊपर फोकस करता है कि हम उन पर बात कर सकें। और इसमें हमारे गेस्ट भी वही होते हैं जो लोग एक्चुअली इन चीज़ों में से गुजर रहे होते हैं, इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तौर पे ग्रास रूट लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे असल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को समझ सकें। हमारे आज के गेस्ट जो हैं वो हैं हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना डेयर किया कि आप आएँ और हमसे अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करें। एक्चुअली ये थैंक यू तो मुझे आपसे करना चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग विद दिस प्लेटफॉर्म। तो मैं अपनी जो मेरी लाइफ के साथ जर्नी रही, एक्चुअली लोगों की जो लाइफ की जर्नी रहती है, मेरी जो लाइफ के साथ जर्नी रही, तो मैं उसको जो था ना एक्सप्रेस कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमज़ा, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस दिस ऑनर कि तुम हमें अपनी लाइफ को थ्रू करवा सको और उसका विजिट करवा सको। हमज़ा मेरे क्लाइंट रहे हैं और हमज़ा हैज़ बीन फेसिंग एंग्जाइटी और काफ़ी स्वेयर किस्म की। जब हमज़ा मेरे पास आए थे तो उस वक़्त, आज तो आप माशाल्लाह देख रहे हैं ना, बड़ा अच्छा हमज़ा लग रहा था। उस वक़्त हमज़ा जो था ना वो बिल्कुल हवास बाख्ता हुआ था और हवास उड़े हुए थे, भूख बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। अब तो थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया माशाल्लाह, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कांगड़ी पहलवान, बिल्कुल उस तरह का। इतना ज़्यादा वो स्लिम जो है, यानी बिल्कुल वेट इसका लॉस हो चुका हुआ था और नींद नहीं आ रही होती थी इसको और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी। और एवरी टाइम ही वॉज कीप ऑन थिंकिंग, सोचता क्या था इसके बारे में मैं इसी से ही पूछूंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें बताना आपको इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि हमज़ा ने अपनी एंग्जाइटी के प्रॉब्लम को रिकवर जो है वो किस तरह से किया और इसकी जर्नी जो है वो रही किस तरह की है। हमज़ा अपने प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले बताओ, उस दिन से जब हम दोनों मिले थे पहली दफ़ा। जिस दिन मैं आपसे फर्स्ट डे मिला था, उस दिन का जो प्रॉब्लम था वो ये था, एंगर इश्यूज, एंजाइटी, प्रेशर, ओवर थिंकिंग, के अपने बारे में ही सोचना कि यार अगर इसने मेरे तो देख लिया है तो नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी का तो मेरी जो है वो बॉडी के साथ, थिंकिंग के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं था। बट जिस दिन मैं आपसे फर्स्ट में था उसकी बात करूं तो ये था कि एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा थे। किसी हर एक के साथ लड़ना झगड़ना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी कि हर बंदा मेरे बारे में नेगेटिव ही सोच रहा है और मैं हर एक बंदे के बारे में नेगेटिव परसेप्शन ही रखता था। ओके, यानी आपने सुना कि हमज़ा जब मेरे पास आए थे तो बहुत एंगर था और वो एंगर किन लोगों के खिलाफ था ये भी मैं अभी आपको ज़रूर बताऊंगी, यही और हमज़ा ही इसके बारे में बताएंगे। मगर काश मैं वो तस्वीर कैप्चर कर सकती हमज़ा की जब ये पहली दफ़ा आए थे और मैं आज का आपको इनका प्री एंड पोस्ट दिखाती तो आप वाकई देख सकते कि हमज़ा ने कितनी स्ट्रगल की है। एक थेरेपिस्ट जो होता है, एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है, वो सिर्फ आपकी रहनुमाई कर सकता है, वो सिर्फ आपको बता सकता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। असल में तो ये हमज़ा है या इस जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, जो उन चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेते हैं जो हम इनको एडवाइस करते हैं और फिर वो ये अपनी जर्नी में और अपनी लाइफ में वो चेंजेस देखते भी हैं। हमज़ा गुस्सा किस पे बहुत ज़्यादा होता था ये बताओ। गुस्सा जो है सबसे ज्यादा उस पे होता था जो मुझे कहता था, मुझे किसी भी चीज से मना कर देता था। दिस इज लाइफ। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी चलते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ भी चलते हैं, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जिस एज में मैं हूँ सबसे ज्यादा सपोर्ट फैमिली की ही है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगा कि मेरी फैमिली की सपोर्ट मुझे हिडन है। ब्यूटीफुल। अभी हमज़ा ने पॉइंट किया है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी फैमिली की सपोर्ट हिडन है, जबकि मुझे पता है कि इसकी फैमिली इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी बिकॉज इसकी मामा मेरे पास पहले इसके सिलसिले में आ चुकी हुई थी। जी
हिडन है, मैंने जितना बात की कि मुझे लगा कि मेरी फैमिली की सपोर्ट हिडन है, सपोर्ट थी, आज भी है, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इनकी सपोर्ट नहीं है मेरे साथ, और ये सिर्फ मेरे दुश्मन ही है, मेरी फैमिली ही मेरी दुश्मन है, और मैं ऐसे ही प्रिएम्प्ट करता था। और खास तौर पे अम्मा अब्बा और सिस्टर जो जी। है वो लगते थे हाँ कि जी जी। ये मेरे खिलाफ ही है। एक्चुअली मुझे ये लगता था कि ये मेरे खिलाफ है, बाकी सारे मेरे साथ हैं। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ साथ प्रूव हुआ कि ऐसा नहीं है और ना हो सकता है। जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स हैं, जो सिस्टर की सपोर्ट है वो चाहे जैसी भी है, लेकिन एक वक्त के अंदर वही आपके साथ होंगे, ना कि कोई और। वेरी ब्यूटीफुल। यानी अल्टीमेटली इट्स योर फैमिली जो आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। मुझे याद है मैं हमजा के साथ बैठ के जब गुफ्तगू कर रही थी तो हमजा की शिकायतों की एक ऐसी लंबी लिस्ट चलती थी, और हमजा का मसला ये होता था कि एक चीज़ इसके दिमाग में आ जाती थी ना, मतलब नेगेटिव, कि उस बंदे ने मेरे साथ ये क्यों किया। जैसे हमजा अपने चाइल्डहुड की चीज़ों के बारे में नॉट वेरी ओपनली बट थोड़ा मेनली चीजों को बताइएगा कि वो क्या चीजें एक्चुअली अगर मैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं डिफाइन करूं तो यही था कि मैं एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहता था, और एक ऐसे फैमिली सिस्टम में रहता था जिसके अंदर थोड़ा सा लेग पुलिंग, थोड़ा सा नेगेटिविटी, थोड़ी सी जरा एक दूसरे के बारे में परसेप्शन डिफरेंट था। लोगों को लगता था कि वो ठीक है और दूसरा बंदा गलत है। अनफॉर्चुनेटली हर बंदे का अपने आप को चीजें पिक करने का सिचुएशन अपना तरीका। कोई ज्यादा चीजें नेगेटिविटी को पिक कर लेता है, कोई पॉजिटिविटी। अनफॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा सा जरा नेगेटिविटी को पिक कर लिया, तो जिसकी वजह से मुझे एक बैकलैश बहुत ज्यादा मिला फैमिली की तरफ से। क्या ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। ये लफ्ज जो होता है ना, ये अब आज के जो इस एरा के अंदर कोई भी मेरे इर्द गिर्द यूज करता है, मैं उसे कहता हूँ ये वाली बात ना करो। बाकी सारा कि हमें क्या पता कौन कैसा है कौन कैसा अपना नहीं है। हाँ। अब जो होता है इस तरह से मुझे फैमिली की तरफ से बैकलैश बहुत ज्यादा मिला, जिसके अंदर लेग पुलिंग, एक दूसरे के बारे में जो परसेप्शन था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था। यानी हमजा की बात को अगर मैं मजीद इसको वजाहत करूं तो इस बात का मतलब ये है कि फैमिली से ही इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म जो था वो मिल गया। वो एक मिस्चीवियस बच्चा था, शरारती बच्चा था, थोड़े बच्चों से मुख्तलिफ था, मुख्तलिफ सोचता था, मुख्तलिफ बात करता था, मगर उसका ये मुख्तलिफ होना जो है उसको बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कर गया, और लोगों ने जो है फैमिली मेम्बर्स ने उसको ये कहना शुरू कर दिया कोई भी अच्छी चीज़ के ऊपर भी ये तो है ही ऐसा, और अगर उससे कोई गलती हो गई तो भी कहा कि ये ऐसा ही है। हमजा की मुझसे लड़ाई हुआ करती थी, मुझसे बात जब वो इसकी बहस हुआ करती थी तो ये मुझे कहा करता था फाइन मैं तो गलत था, मैं तो गलत हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक बच्चा हूँ, आपको क्यों नहीं ये बात समझ आती कि मैं एक बच्चा हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट करेंगे। विच वॉज रियली अंडरस्टैंडेबल कि यस एक बच्चा तो गलत ही कर सकता है ना, या सही कर सकता है, उसको नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है। इट्स बी हम पेरेंट्स और हम फैमिली हैं जो बच्चे को बताते हैं कि जी बेसिकली ये क्या है। अच्छा ये ऐसा ही है, इसने क्या परसेप्शन क्रिएट किया और तुम्हारा ताल्लुक फैमिली के साथ फिर कैसा बन गया? मेरा एक्चुअली जो परसेप्शन था जब वो नेगेटिव साइड पे होने लगा तो मैं अपने आप को ही, जब मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ही गलत हूँ, मैंने एक्चुअली ये मेरी एक लाइफ की गलत मेरे से डिसीजन ही हो गया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा, जिसमें मेरे से मेरी फैमिली मेंबर्स, नॉट माय ओनली पेरेंट्स, माय सिस्टर, बाकी फैमिली भी, बाकी के रिलेटिव से भी मुझे दूर कर दिया। जब मैंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा, आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना तो ना रहो। अब वो एक एज ऐसी थी कि जिसके अंदर मुझे लगा कि यार ये बिल्कुल ठीक डिसीजन है, जिसकी मर्जी है, लेकिन एट द टाइम अब जाके कुछ अर्सा पहले जब आप मेच्योरिटी के अंदर जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप हर बंदे से झगड़ा ले लो, हर बंदे से लड़ाई कर। आप पॉजिटिव रह सकते हो, आप ये भी नहीं कि हर चीज एक्सेप्ट कर लें, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप हर बंदे से झगड़ा लड़ाई ताल्लुक अपना खत्म करके साइड पे कर अपनी एक मस्जिद बना लें, और उसके वो पॉसिबल नहीं। सही। और आप बड़ी खूबसूरत है ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू हमजा। आज आपको बोलते हुए देख के मुझे वो मेहनत नजर आ रही है, मुझे वो चीजें नजर आ रही हैं जो पिछले कोई 5
महीने हमने लगाए हैं इस चीज़ के ऊपर और हमज़ा 5 महीनों में इतना इम्प्रूव कर चुके हैं माशाल्लाह कि वो आज यहाँ बैठे हुए ना सिर्फ इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, अभी हम आगे आगे बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं और भी कर रहे हैं माशाल्लाह। हमज़ा की मेरे साथ जो एक और बात हुआ करती थी वो ये कि जैसे अभी इन्होंने बताया ना कि किसी का दिल करता है तो मुझसे बोल लें, अच्छा अक्सर लड़ाई फलाना बच्चा भी तो ऐसे गलत करता है, फलाने का बच्चा भी तो ऐसे करता था, फिर मुझे ही क्यों टारगेट कर दिया गया, मुझे ही ये बात क्यों कह दी गई, मैं ही क्यों इस चीज़ के लिए जो है वो बुरा बन गया हूँ। और ये भी होना शुरू हो गया कि इतना एंगर जो था वो हमज़ा का होता था तो कोई भी बंदा इसके साथ बैठता भी नहीं था। फैमिली ऑल्सो मेड हिम के जी ये बिल्कुल अकेला जो है वो रह जाए और ये अकेला रहे, और उस अकेले होने में द ओनली पर्सन जो इसके साथ खड़ी थी वो थी इसकी अम्मा। एंड शी इज सच अ मार्वेलस लेडी, बड़ी चार्मिंग, बड़ी अच्छी खातून है और बड़ी ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझती हैं। और उनको इस चीज़ की समझ थी कि बेसिकली उनका बेटा जो है वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में से गुजर रहा है, तो शी ब्रॉट हर हिम, वो इसको मेरे पास फिर लेके आई, यानी वो थी जो इनको लेके आई थी। और आपको मैं इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ बताऊँ हमज़ा के बारे में जो हमज़ा शायद मुझसे बेहतर बताए। हमज़ा, जब तुम्हें तुम्हारी गलती के बारे में बताया जाता था तो जो मुझे याद है तो तुम मानने से भी इनकार करते थे और अपना गुस्सा कैसे एक्सप्रेस करते थे, जरा ये बताओ थोड़ा सा जान सुनने वालों को। वैसे तो आज भी जब कोई गलती बताता तो अच्छा तो नहीं लगता लेकिन वो तो और कोई भी नहीं मानता अपनी गलती। हाँ। लेकिन हमज़ा अपनी गलती मानता था, मैंने ये जरूर नोटिस किया। हमज़ा एक्सेप्टेड दिस कि यस मैंने ये गलत किया, बट आपने मेरे साथ क्या किया। हजरत अली ने भी फरमाया है कि गलती हमेशा दलेर लोग माना करते हैं और जो बुज़दिल हैं, कमजोर है, वो अपनी गलती नहीं मानते। तो मैंने सबसे पहले जब मैंने ये सुना तो मैंने सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट किया कि कहाँ मैं गलत हूँ। बाकी जब मैं उस टाइम के ऊपर ये था कि जब मुझे एंगर, गुस्सा, जैसे मुझे बताया जाता था कि ये इसमें तुम्हारी गलती है, तो जो मेरा एंगर का जो एक इंटेंसिटी होती थी, एक लेवल होता था, वो 1000% होता था। मतलब मैंने अनफॉर्चुनेटली अपने मोबाइल फोन्स कितने ऐसे ही तोड़े हैं, अपना टैबलेट बाबा ने ला कर दिया था वो तोड़ देने, अपने कपड़े भी अनफॉर्चुनेटली मैंने अपने कपड़े भी अपने फाड़ देने और चीजें तोड़ देनी, घर के जो यूटेंसिल्स हैं सारे। कभी घर वालों को पुश भी इस चक्कर में हो गया किसी को? जी अनफॉर्चुनेटली हुआ, हाथ भी उठ गया मेरे से, बहुत इंटेंसिटी हाई रही। यानी और उस वक्त जो था, जो चीज हेल्प करती थी कि मैं अपने आप को काम डाउन हो पाते थे या नहीं, काम डाउन नहीं हो पाते? नहीं, उस टाइम वो तो काम डाउन तो बिल्कुल नहीं हो पाता था जब तक ये जो है अपनी जो इंटेंसिटी मेरी जो अगर वो 1000% तो 1000 की 1000 निकल नहीं जाती थी किसी के ऊपर, अनटिल अनलेस वो बंदा मेरे आगे झुक नहीं ना जाता था। अनफॉर्चुनेटली जो मेरे सामने है तो मेरी वो खत्म नहीं होती थी। अच्छा ये बताएं, कॉफी प्लांट की कॉफी कैसी लग रही है आपको? बड़ी अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट कॉफी एंड वन ऑफ द बेस्ट फेज 5 में वन ऑफ द बेस्ट आउटलेट जो है वो। थैंक यू सो मच। कॉफी प्लांट डीएचए फेज 5 की कॉफी आप भी ट्राई कीजिए, यू विल नॉट रिग्रेट इट। और कॉफी प्लांट डीएचए फेज 5 को आप भी विजिट करें, आपको पता चलेगा कि एक वाकई ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। और ये पॉडकास्ट हमारा कॉफी प्लांट डीएचए फेज 5 की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और अभी मजीद भी कुछ चीजें हम आपके सामने शेयर करेंगे। हमज़ा, चेंज कब से आना शुरू हुआ, थोड़ा सा ये बताना शुरू करो। चेंज जो था सबसे ज्यादा चेंज उस वक्त आना शुरू हुआ जब मैंने चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी आंखें खोली और रियलिटी को देखा कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी कैसे गुजरी है। उससे पहले मेरे लिए जिंदगी बिल्कुल एक, जिसे हम कहते हैं, हलवा थी कि अब ठीक है ऐसे ही चलता रहेगा और पेरेंट्स हैं, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, सारा कुछ है, ऐसे ही चलता रहेगा। बट उस टाइम फील हुआ कि अब मुझे चेंज चाहिए, जब मैंने चीजों को ऑन ग्राउंड ऑन फेस वैल्यू एक्सेप्ट किया कि यार यहाँ पे मेरी बहुत बड़ी गलती है। और वो रात तुम्हें याद है? मुझे तो याद है वो जब ये एक्सेप्टेंस हुई तो उसी मॉर्निंग को हमज़ा जो थे वो क्लिनिक पे आए अपनी अम्मा के साथ। एंड मैं चाहती हूँ कि जरा वो आप शेयर करो कि कैसे आप सारी रात जो है वो सोचते रहे, जागते रहे। आई थिंक सो 15th रमजान था उन दिनों, तो मैंने अपनी मामा से, मैं बाय वॉक कर रहा था इसी एंजाइटी के अंदर, और मैंने उस दिन मामा से शेयर किया था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम में दोबारा फेस हो रहा है और ये
और हाई इंटेंसिटी पे जा रहा है। बट और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आपसे अपॉइंटमेंट ली और मैं आपके पास ही था वहां पे। बट मेरे लिए आपके पास आना भी बड़ा मुश्किल था, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग यू, आई वॉज नॉट लाइक, मुझे ये था कि मैं गलत अभी भी नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ आपके पास, मैं क्या करूंगा वहां जाके, कौन मुझे, मेरे घर वाले ही, जो मेरे ज़हन में था कि मेरे घर वाले ही ठीक नहीं कर सके, तो एक अननोन पर्सन मुझे क्या ठीक करेगा। ब्यूटीफुल। सो आप देख सकते हैं कि ये हमजा के तासुरात जो थे वो मेरे बारे में थे, हालांकि हमजा मुझे इससे पहले जानते थे, एक दफ़ा मुझसे मिल चुके हुए थे पहले। और ऐसे ही बहुत सारे तासुरात हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल्स के बारे में, ख़ास तौर पे साइकोलॉजिस्ट के बारे में ज़रूर होते हैं कि हमें हमारे घर वाले तो नहीं ठीक कर सके, या मुझे फ़लाँ बंदा नहीं सपोर्ट कर सका, फ़लाँ नहीं, तो एक साइकोलॉजिस्ट कैसे सपोर्ट कर सकता है। लेट मी टेल यू, एक प्रोफेशनल जो होता है उसके पास हज़ारों ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो सपोर्ट करता है अपने क्लाइंट को, और हर मुमकिन कोशिश तक, हम तो ख़ास तौर पर मैं तो ज़रूर चाहती हूँ कि हर मुमकिन कोशिश करूँ कि मेरा क्लाइंट जो है वो इस प्रॉब्लम में से बाहर निकला। और हमजा की स्टोरी आपके सामने पहली स्टोरी नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरीज हम आपसे शेयर कर चुके हैं, और ये स्टोरी सिर्फ इसलिए शेयर की जाती है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ सके कि आप भी अगर किसी मसले में फंसे हुए हैं तो थोड़ी सी हेल्प जो है वो आपको इससे निकाल सकती है। हमें मौका दीजिए आपको हेल्प करने का, आपको रिग्रेट नहीं होगा, आपकी लाइफ जो है ज़रूर चेंज होगी। हमजा, चेंज क्लिनिक पे फर्स्ट डे आने के बाद कैसे फिर आगे चीज़ें चली, ये बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैं फर्स्ट डे आया था आपसे, जो मैंने अपना स्टार्ट लिया था, तो घर जाके तो मेरा यही था, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऑन द फर्स्ट डे क्या हुआ, देख लिया, कोई फर्क नहीं आया सर। बट चेंज उस टाइम आना शुरू हुआ जिस टाइम आपने मुझे लाइफ के अंदर, मुझे फर्स्ट टाइम लिटरली फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार एक वाहिद बंदा है अननोन, जो मुझे नहीं जानता पर्सनल लाइफ में और मैं उसको नहीं जानता, उसकी कन्वर्सेशन से मुझे सपोर्टिव फील हुआ लाइफ में फर्स्ट टाइम। और वो आप हैं बिल्कुल, मतलब इसके अंदर तो कोई वो है ही नहीं, दो राय नहीं है कि मुझे फर्स्ट टाइम मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा मुझे फील हुआ कि यार ये बंदा वाकई ना ये नहीं चाहता कि यार ये ऐसा हो, ये भला ही चाहता है। तो मैंने जब चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू किया, वाकई में अपनी लाइफ के ऊपर एनालिसिस किया कि यार वाकई में ये मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास दो रास्ते हैं, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। पॉजिटिव पे जाऊंगा तो सारे लोग भी आएंगे, एक अच्छी जिंदगी भी गुजारूंगा, एक अच्छे लोगों से भी मिलूंगा, और एक वो लाइफ है जो अकेले गुजारूंगा और नुकसान उठाऊंगा, और मतलब अकेले भी रहूंगा और नुकसान भी उठाऊंगा। और एक रास्ता वो है कि जहाँ पे सारे प्यार भी करेंगे, लाइक जिनके साथ नहीं बनती उनके साथ भी शायद बन जाएगी। और ऐसा हुआ कि हमजा ने इतनी मेहनत की कि इसके जो फैमिली के लोगों के साथ इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही थी वो भी बेहतर हुई, एंड उसके आगे जो है सपोर्ट ग्रुप का, जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है जी एक, जिसको मैं अक्सर आप लोगों को दावत देती हूँ कि आप लोग उसका हिस्सा बने। हमने हमजा की जब काउंसलिंग वगैरह करना शुरू कर दी, इसकी सेहत थोड़ी सी बेहतर होना शुरू होगी, तो फिर मैंने इसको ऑफ़र किया कि अब तुम्हें हमारे सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा जो है वो बनना शुरू करें। हमजा इस वक्त आपको जितना कॉन्फिडेंटली, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि ये खुद बताएं कि ये जो बोल रहे हैं ये क्या है बेसिकली। एक्चुअली जब मैं आपके पास आया था तो ऑब्वियसली आपने मुझे फर्स्ट डे कहा था कि मैं इस तरह से स्पोर्ट ग्रुप रन करती हूँ, बट आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट। मैं कहता था मैं कैसे करूँगा, ये कौन करेगा ये। एक तो कभी कभार होता ना का मेरा माइंडसेट वो वाला नहीं था, मेरा माइंडसेट हर टाइम लड़ना झगड़ना, नेगेटिविटी, ये वो। लेकिन एकदम से जब आपने मुझे ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जो आपने बनाया, यंग माइंड्स, मेरे जैसे उन बच्चों के लिए जो एक पोटेंशियल तो रखते हैं लेकिन वो हिडन होता है, वो छुपा हुआ होता है, उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा किसी न किसी वेपन की जरूरत होती है कि वो निकल आए। तो हमने इसी तरह आपने यंग माइंड्स को शुरू किया जिसमें आपने मुझे ऐड किया और एडमिन बनाया। तो हम चाहते हैं कि मेरे जैसे बच्चे जो इस फाइट से लड़ रहे हैं वो इजीली उनके लिए आसान हो जाए इस सिचुएशन से निकलना। ब्यूटीफुल जी। द यंग माइंड्स हमारा एक यूथ ग्रुप है जिसका हमजा जो है, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम दोनों का इनिशिएटिव है, जिसको मैं पहले भी रन करी थी मगर अब उसको लीड कर रहे हैं हमजा उस ग्रुप को। और ये सपोर्ट ग्रुप जो है ये हमारा यूथ के लिए है। हमजा और हम जैसे और बहुत सारे लोग जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है वो हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और हमारा सपोर्ट ग्रुप जो है ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमजा,
ये बताइए कि आप स्टटरिंग भी करते थे, अब आप नहीं हाँ। करते माशाल्लाह, अब तो आप बड़ा फ्लुएंट और बड़ा इस तरह से बोलते हैं। हमजा, जैसे हमारा सपोर्ट ग्रुप जो कॉफी प्लान DHA फेज 5 पे हम एवरी सैटरडे और संडे भी इकट्ठे होते हैं, उसको हम करियोके का नाम भी देते हैं मगर वो हमारा सपोर्ट ग्रुप भी होता है। वहाँ पे आपने चीज़ें कैसी एक्सपीरियंस की? एक्चुअली जैसा मैं फिर से रिलेट करूंगा अपने बैकग्राउंड से, तो मैं जब भी ऐसी किसी महफिल जिसे हम कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, जब भी हम इस तरह से बैठा करते थे तो मैं उसके अंदर नेगेटिविटी ही ढूंढा करता था। बट जब मैं क्रियोके नाइट पे आया सैटरडे संडे, आपने इनवाइट किया, मैं आया, तो तब मुझे पता लगा कि लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को एंजॉय करते हैं, और उसके कितना कुछ आपको सीनियर से जिनकी लाइफ का एक्सपोजर ज्यादा है उनसे सीखने को मिलती हैं। तो जब मैं आया था तो शुरू के अंदर तो मुझे था कि यार ये तो सारे बड़े बड़े हैं, कोई किसी पोस्ट पे है, कोई किसी पोजीशन पे है, अभी आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं तो भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरा तो इनके साथ कोई उठना बैठना ही नहीं है। तो शुरू के अंदर तो मैं थोड़ा बोर भी हुआ, टू बी फ्रैंक, अगर कि शुरू के अंदर तो मैं बोर हुआ कि मैं यार क्या कर रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट 2 टाइम्स आया तो थर्ड टाइम मैं नहीं आना चाह रहा था, क्या मैं क्या करूंगा जाके। बट मेरी मदर ने मुझे बैक किया, मेरे फादर ने मुझे बैक किया कि नहीं जाना है और उधर ही जाना है। तो इसी तरह जब मैं आया तो मैं थोड़ा स्टैम्पिंग करता था, लेकिन वहाँ पे जिन लोगों का एक्सपोजर है, जिन लोगों का वहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत आगे जा चुके हैं, उनके साथ बात करके लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर, रियलिटीज के ऊपर मेरी ये वाली चीज भी कम हो गई कि यार कॉन्फिडेंट रहना ही बंदे का सबसे बड़ा टैलेंट है। और आपको पता है क्रियोके नाइट पे एवरी सैटरडे और संडे हमजा हमें पोइट्री सुनाता है, जो इसने कभी नहीं की कभी नहीं की। ही हैज स्टार्टेड दिस, लेकिन ये इतनी खूबसूरत पोइट्री करते हैं। एक छोटा सा शेर 2 लाइनों का, 3 लाइनों का, 4 लाइनों का एक जो है ना ये सुनाते होंगे, पोइट्री करते होंगे, मगर ही जस्ट नेल एवरीथिंग, ही जस्ट नेल्स एवरीथिंग कि जी हर बंदा जो है ना स्टन रह जाता है। ओके हमजा इसको रिपीट करो, यानी इतना अच्छा ये उस चीज को कर रहा होता है कि आप जो है ना बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि वाओ वंडरफुल, मजा आ जाता है आपको। हमजा शायरी इससे पहले कभी की थी? नहीं, इससे पहले शायरी तो दूर की बात, कोई ऐसे शायरों पे हंसा भी करते थे हमजा। जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली या मेरे सर्कल के लोग हैं, वो जो ये आजकल स्टेटस या वैसे देख रहे हो ना, तो मैंने उनको मॉक करना और उनका मजाक उड़ाना कि यार ये क्या शौक है, मतलब मैं आम तौर में कहता होता था लड़की वाला शौक है तुम लोगों को, तो वो करते होते थे कि यार तुझे पता नहीं है, तू एवं करता है, ये अच्छी चीज है। ना सिंगिंग ना गाने, मेरे तो गाने भी सारे जो होते हैं वो भरपूर, जैसे कहते हैं ना नेगेटिविटी से भरे होते थे जितना के गाने। लेकिन आपके पास आके सैटरडे नाइट कॉफी प्लानट DHA फेज 5 के अंदर आके पता लगा कि लाइव इससे भी आगे चली गई यार, इसी में मजा। जबरदस्त, वेरी नाइस। सो सुनने वालों को कॉफी प्लानट DHA फेज 5 के इस करियोके नाइट और इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? ये कहूंगा कि लाजमी है, एक ना खास है तो ये बुरी चीज है क्योंकि बंदा एडिक्ट हो जाता है। हर सैटरडे संडे जो होता है ना, वो आपको टिक टिक लग जाती है, आपको जाना है। जैसे ही सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन सैटरडे को मेरा ओपन होता है यूनिवर्सिटी, तो काम करके तो आफ्टरनून या इवनिंग के अंदर आपको लग जाती है कि बस अब 8 बज गए हैं, 8:30 हो गए हैं, 9 बज गए, अब आपने पहुंचना है। ये नहीं, सो ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है? बहुत अच्छी चीज है, मतलब जो लोग जो होता है पूरा वीक काम करते हैं, मेरे ऐसे लोग जो ओवर थिंक भी करते हैं और चीजों को जरा नेगेटिव भी लेते हैं, और लेकिन पॉजिटिव करना भी चाहते हैं अपने आप को, मगर आउटलेट नहीं मिलता, लेकिन वो आउटलेट नहीं मिलता, उनको पता नहीं होता, उनको अवेयरनेस नहीं होती, या वो अवेयरनेस कुछ करते भी नहीं है, तरीका भी नहीं आ रहा होता ना कि करेंगे किस तरह से चीजें जो है। आपने हमजा से सुना कि कॉफी प्लानट DHA फेज 5 सिर्फ एक कॉफी बार जो है वो नहीं है, it's coming there and visiting us is a lifetime experience, and ये मैं सिर्फ कह नहीं रही, I really mean it, और ये मैं आपको वाकई ही बता रही हूँ कि I mean it। ये वो एक्सपीरियंस है जो शायद आपकी ज़िंदगी में कभी हुआ हो, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर सकें नया जो हमेशा याद भी रह जाए, डू विजिट अस। कॉफी प्लानट DHA फेज 5 आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देगा, एक ऐसी मेमोरी जो कभी ख़त्म ना होने वाली होगी। और जैसे हमजा ने कहा कि वहाँ पे आने के बाद आप एडिक्ट हो जाते हैं, ये सिर्फ हमजा का कहना नहीं है, वहाँ पे आने वाले हर बंदे की कहना जो है वो यही है कि जी जो लोग भी यहाँ पे आते हैं कॉफी प्लानट DHA फेज 5 पे करियोके नाइट्स अटेंड करते हैं,
वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। कैरियोके नाइट पे हम सिर्फ म्यूज़िक नहीं करते, हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जैसे हमजा पोइट्री करते हैं और भी बहुत सारे लोग जो पोइट्री करते हैं। आप भी पोइट्री कर सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं और गाना भी गा सकते हैं। हमजा, आपके ख्याल में जो हमारी यूथ है उसके इश्यूज जो हैं वो क्या हैं? आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है आपका, तो आप अपनी यूथ के मसाइल जो हैं वो कैसे देखते हैं कि क्या चल रहे हैं? एक्चुअली मैं यही इस चीज़ का जो हूँ वो सोचता हूँ कि यूथ के जितने भी इश्यूज हैं वो उनकी कहीं ना कहीं फैमिली से कनेक्टेड है, उनके कहीं ना कहीं घर के माहौल से, कहीं ना कहीं बेशक एक्सेप्ट करें या ना करें फैमिलीज, इसके बाद थोड़ा करेंगे कि नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्ट, अगर घर का माहौल पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, पेरेंट्स सपोर्टिव होंगे और बच्चे अपने पेरेंट्स के फरमाबरदार होंगे तो कनेक्शन अच्छा होगा, कनेक्शन अच्छा होगा तो बाहर यूथ के मसले या इश्यूज कम होंगे। लेकिन Do you think so कि जैसे यूनिवर्सिटीज हमारी हैं वो भी कोई खास उस तरह से सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती स्टूडेंट्स को कि वो अपने इन इश्यूज को जो कि उनकी पर्सनालिटी के हवाले से हैं, इमोशनल हेल्थ के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट जो है अवेलेबल है भी नहीं है हमारे पास? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ज़्यादा अब कॉमन हो चुके हैं। ब्यूटीफुल। तो जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादा फोकस सिर्फ मार्क्स, ग्रेड्स और इस तरह की चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा है, ना कि यूथ के मसले, करियर काउंसलिंग, वर्कशॉप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करवाई जाती हमारे यहाँ पे। और आप समझते हो कि ये बहुत जरूरी है? ये मेरे ख्याल से आज के जिस एरा के अंदर हम लोग वर्ल्ड वाइड जाते जा रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज देखें या उनके आर्टिकल्स पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कैसे दुनिया आगे जा चुकी है। और दुनिया जो हम आज करवा रहे हैं, जैसे मार्क्स, स्टडीज जो हम आज करवा रहे हैं वो एक्चुअली एब्सोल्यूट हो चुकी है दुनिया में। 1990s की रिसर्च है। आज की लाइफ, आज के इस दौर के अंदर जहाँ पे 2024 जहाँ पे AI है, जहाँ पे हमारे पास मेटा है, इस तरह की चीजें, लोग ज्यादातर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कन्वर्सेशन डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा मूव कर चुके हैं। यानी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा फोकस हो चुकी है। कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप हमारे कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें अगेन जो है हमारा इंस्टीट्यूशन जो है जो कि ऑनलाइन भी आप कोर्सेज ऑफर करता है और अगर आप चाहें तो आप हमें विजिट भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज को आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। देन अगेन इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो आपको हमारे साथ हो सकता है। हमजा, आपका जो ग्रुप अभी आप बता रहे हो कि द यंग माइंड्स जो हमारा ग्रुप हमने बनाया है, उस ग्रुप का पर्पस जो है वो आप क्या बताओगे? द यंग माइंड्स हमारा एक फेसबुक बेस्ड जो है वो ग्रुप है। अब मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली जो ये यंग माइंड्स हैं, इसके अंदर हमने उन बच्चों को स्पेस प्रोवाइड करनी है जो अपना पोटेंशियल दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो इस माशरे के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर नहीं दिखा पाते। सिर्फ बैकलैश की वजह से कि यार कौन क्या कहेगा, कौन कैसे कहेगा, कौन ये कहेगा कि यार तुमने ये वाली बात क्यों की, ये क्यों किया, वो क्यों किया, इधर क्यों गए। तो ये आपका इशू था? ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा? मेरा ये इशू बहुत बड़ा था। अच्छा, अब है? अब बिल्कुल भी नहीं है, और आपसे मिलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है कि कौन क्या कहेगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे सुनने वाले ज्यादा से ज्यादा ये चीज जान सकें कि लोग क्या कहेंगे डज नॉट मैटर एट ऑल। अगर हमजा जैसे लोग जो हैं, जो कि बिल्कुल एक दूसरे कॉर्नर पे खड़े होके एक दूसरी साइड पे आ सकते हैं, तो कोई भी आ सकता है। हमजा उन सब लोगों के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं कि ये इन्होंने फ़ाइट किया है, मैंने सिर्फ सपोर्ट किया है, मगर फ़ाइट इसने किया। अगर ये फ़ाइट नहीं करता तो मेरा सपोर्ट इसको कभी भी हेल्प नहीं कर पा सकता था। सो हमजा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे इतना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है और मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम्हें मैंने इस पॉडकास्ट के ऊपर बुलाया। थैंकफुल टू यू। प्लेजर। अच्छा, आपका कुछ जो यंग माइंड्स वाला ग्रुप है, इसकी कोई आप लोग करवा रहे हैं, कुछ इवेंट प्लान किया हुआ है? हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे यंग माइंड्स ग्रुप की तरफ से हम लोग संडे नाइट को जो है अबाउट 9 o'clock हम लोग यंग पीपल्स के लिए लाइक एज ऑफ 18 to 30 हम लोग एक
पर्सनल group जो सपोर्ट ग्रुप हम लोग करें, जिसमें उनके पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, उनके इश्यूज, उनका एक हम लोग प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने आप को वहां पे आके एक्सप्रेस कर सकें। अच्छा, और वो आपका प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ पे होगा? वो हमारा प्लेटफॉर्म होगा जी DHA फेज 5 कॉफी प्लेनेट पे। ठीक है, वहाँ पे जो है वो आप बिल्कुल। लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। चलें, हमें इंतजार रहेगा कि आप अपना जो है बिल्कुल। ये द यंग माइंड्स का ये वाला इवेंट जो है ज़रूर अनाउंस करें। यंग माइंड के इस इवेंट के ऊपर आप भी मुझे वहाँ पे मिल सकेंगे और आपकी मुझसे मुलाकात भी हो सकेगी और हमजा से भी मुलाकात हो सकेगी। द यंग माइंड्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूथ जो है दे कैन कम फॉरवर्ड विद देयर प्रॉब्लम्स और अपने पर्सनैलिटी इशूज़ के साथ साथ जो है वो अपने कॉन्फिडेंस के इशूज़, अपने सेक्शुअल प्रॉब्लम्स, अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, चाहे वो फैमिली के साथ हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, किसी के साथ, उन सारे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात कर सकेंगे। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अपने सुनने वालों को आखिरी मैसेज क्या देंगे? मैं आखिरी मैसेज ये दूंगा कि अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहें, चीज़ों को ऑन फेस वैल्यू एक्सेप्ट करें और किसी की बातों में ना आए कि कौन क्या कहेगा। जैसे आपको बेहतर लगता है, जैसे सोसाइटी के अंदर चीज़ें बेहतर हैं, आप भी वही करें तो आपकी लाइफ भी इजी रहेगी और आपके इर्द गिर्द और क्या काउंसलिंग वगैरह के लिए लोगों को जाना चाहिए? काउंसलिंग वगैरह के लिए अगर आप पहले वाले हमजा से पूछेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आज वाले हमजा से पूछेंगे तो आपको 110% काउंसलिंग भी जाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे चेंज लाइफ हो जाती है। बिल्कुल, आपका लाइफ का 360 एंगल चेंज हो जाता है। वाह, वंडरफुल जी, थैंक यू सो मच हमजा, हमें अपनी लाइफ का टूर करवाने के लिए और हमें बताने के लिए कि ये जर्नी बहुत पेनफुल थी, बट आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और चीज़ें जो है टर्न अराउंड की। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मगर अपने छोटे छोटे इश्यूज़ को, जैसे हमजा का एंगर इशू, एंग्जाइटी इशू, कॉन्फिडेंस और स्टटरिंग, और अब हमजा इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं, आप खुद इवेलुएट कर सकते हैं कि ये जर्नी किस तरह से हुई है और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये सारी हुई है। और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हमजा के अकेले की नहीं है, इसकी फैमिली की सपोर्ट इसके साथ बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे इसके पेरेंट्स की सपोर्ट इसके साथ बहुत ज़्यादा है। उन्होंने इसको फुल, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए कि उनके बेटे के साथ कोई इशू है जिसमें उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। यूजुअली मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स अंडरस्टैंड तो कर जाते हैं, मगर 1 से 2 मरतबा, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो ओवरनाइट जो है वो ठीक नहीं होते। इनके लिए कोई एक पिल नहीं है कि मैं आपको वो पिल दे दूं और आप उससे वो ठीक हो जाएंगे। नो, नॉट एट ऑल। इसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ता है, इसके ऊपर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपके टाइम की, आपके करेज की, आपकी एफर्ट्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है। और चेंज इनएविटेबल है। दुनिया में एक चीज़ सिर्फ कांस्टेंट है, दैट्स चेंज। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कांस्टेंट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो नई नई चीज़ों को ट्राई करें। जब भी किसी प्रॉब्लम में स्टक हो, किसी भी साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात के पास जाने से मत घबराइए। अपने प्रॉब्लम को फ़ौरन रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब के साथ आपकी खिदमत में फिर होंगे हाजिर, किसी शानदार स्टोरी या टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।